Thank you, Honorable Speaker, sir. While taking part in the discussion on the 75 glorious journey of the adoption of the Constitution of India, I pay my deep respect and tributes to all those founding members of the Constituent Assembly and also the drafting committee for the Constitution of India. आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है आज। थैंक यू सर। आपका सर कपड़ों पे आपका नज़र बहुत कम जाते हैं, आज आपका नज़र गया, धन्यवाद सर। सर कल बहुत अच्छा डिबेट हुआ और हमारे विपक्ष और ट्रेजरी बेंच से सबने अपने बात रखे हैं। थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजी ओपिनियन होते हैं, मगर अपना बात रखा और सर मैं भी कुछ तर्क के साथ अपने पार्टी की ओर से इस महान सदन में अपना बात रखना चाहता हूं। ओरिजिनली सर 389 मेंबर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए तो रह गए थे 299 मेंबर्स और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमेटियां और 13 माइनर कमेटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई। इसमें संविधान का रचना करते समय हम लोग को ये भी रखना चाहिए कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसा प्रतीक जिसका संविधान में, संविधान का किताब में और बाद में हमारा देश का चिन्ह में उभर के सबके सामने में आए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारा देश का महान जो इतिहास है उसके बारे में सिर्फ इसी चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे महान सम्राट में से एक अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है उस पे आधारित जो सारनाथ में बनी है, जो ओरिजिनली सारनाथ में था, बाद में जाकर के उसको सांची के स्तूपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वहाँ अभी भी जाके देख के आ सकते हैं। मैं आज से 6 दिन पहले सांची खुद जाकर के दर्शन करके आए हैं और जो हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफ़ेद कलर के बीच में जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण वो भी हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूँ। उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। वही उसमें बनी जो 24 तीलियां बनी है वो है मनुष्य की 24 गुणों को दर्शाती है। ये सिंबल, क्योंकि हम इस महान देश का संविधान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो उस संविधान का प्रेरणा कहाँ से मिला वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक जब लोकतंत्र के बारे में बात करते करते उन्होंने कई बातें कही। एक कोट मैं आपके सामने में पेश करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, द इंस्टीट्यूशन where there are many rules for motions, resolutions, quorum, voting and counting of votes. Lord Buddha got this inspiration from the political systems of that time. उन्होंने मॉन्क का यूनियन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कंपेयर किया। और सर बाबा साहब ने जब अपना संविधान का रचना का ड्राफ्ट करने का शुरू किया, उसमें कई कोट्स हैं। मैं कुछ देर में कुछ कोट्स को आपके सामने में पेश करना चाहूँगा। फिलहाल सर कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं,
उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस चीज को लेकर के हम सब भी फक्र महसूस करते हैं कि संविधान के स्पिरिट के अनुसार ही 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान का एडॉप्शन को इस वक्त हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला और एक आदिवासी है जिसको इस देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने का मौका मिला है। मैं जब बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि ये मैं एक अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूं, मैं दायित्व के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर बाबा साहब अंबेडकर का वो स्पिरिट संविधान में नहीं होते तो मैं भी आज इस महान सदन में कभी भी नहीं होते। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं, मैंने एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है, क्योंकि मैं सांसद बनने के बाद ही गाड़ी का रास्ता बनाना शुरू हुआ। हमारा प्रदेश में कई गांव में 7-7, 8-8 दिन हम लोग पैदल चलते थे। और जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस जगह में बैठने का मौका दिया जिस पद पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे, जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना, मैंने सबसे पहले उस कानून मंत्री के पद में बैठने से पहले ये समझने का कोशिश किया कि बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे, क्या क्या चीज और उसके सोच मन में था जो नहीं कर पाए, और उसने अपना कार्य पूरा करने से पहले क्या क्या चीज उन्होंने आरंभ किया। वो सुबह मैं कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले सबसे पहले मेरा मन में यह आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश का पहला कानून मंत्री तो बना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका चर्चा लोगों के सामने में अक्सर नहीं होते हैं। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देते हैं उसका बड़ा कारण होता है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे जिन्होंने महान संविधान का रचना किया। इसको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और इतने कम समय में कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया। तो मैंने ढूंढ करके वो पत्र जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को लिखा, जो प्रधानमंत्री थे, उस पत्र को मैंने पढ़ा है। अब मैं पत्र को, लंबा पत्र है, पूरा जिक्र नहीं करना चाहूँगा, और उसके पत्र में 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से वो भी मैं कुछ देर में मैं जिक्र करूँगा। अभी मैं सबसे पहले इस बात से मैं शुरू करूँगा कि आप हो या हम सब फक्र महसूस करते हैं इस देश का नागरिक होने का, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। उस संविधान में सब कुछ है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है, प्रावधानों का भी, और हमारा संविधान का प्रावधानों को भी मैंने बारीकी से देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं इसमें पार्टी, उस पार्टी, इस पार्टी का सवाल नहीं है। हम सब भारतीय हैं और इस संविधान को लेकर के हम लोग गौरव महसूस करते हैं। इसमें बाकी का तो छोड़ दीजिए, मैं 1-2 जो आर्टिकल का स्पिरिट को, मैं जिस स्पिरिट को जिक्र किया था सबसे पहले, उसको ये अंगीकृत किया गया था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में किसी भारतीय को, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई सवाल नहीं, हर एक भारतीय को बराबर का दर्जा देने का सबसे पहले आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में सबको बराबरी का मौका देने का, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इसका भी वहां मेंशन किया गया है। फिर माइनॉरिटी का हम लोग बात करते हैं,
मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं और आर्टिकल 25 में बाकी सब हिंदू हो या कोई भी, हमारे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू को मिला के 7 है, सबको अपना धर्म मानने का, प्रैक्टिस करने का और दूसरा को बताने का आज़ादी संविधान ने दिया गया है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए भी प्रावधान दिया गया है। फिर आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का राइट्स के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपेयर करना हमको जरूरी इसलिए है कि जो हमने किया इस देश में, चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे हमारे सरकार हो, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहां बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। कई काम कांग्रेस ने भी किया है माइनॉरिटीज के लिए, मैं उसका नकारना नहीं चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो देश के प्रति हम लोग का जो एक सोच रखना चाहिए उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। कई कानून है, पूरा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955, आनंद मैरिज एक्ट 1999, पारसी मैरिज एक्ट, डाइवर्स एक्ट 1936, जैना सक्सेशन एक्ट 1928। इस तरह का स्पेसिफिक माइनॉरिटीज के लिए कानून हमारा देश में बनाया हुआ है। आज मैं जिस मंत्रालय को देख रहा हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए कई स्कीम चल रहे हैं। स्कीम का नाम यहाँ जिक्र करने का जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आंसर या चर्चा आएगा तो हम जरूर विस्तार से बताएंगे। कई ऐसे स्कीम है। मैं खुद अभी जब संसद नहीं चलता है तो जगह जगह जा करके हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से मैं मिलता हूं और पूछता हूं आपके लिए जो प्रावधान भारत सरकार ने किया है कितना लाभ आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो हमको क्या करना चाहिए, हम सुझाव भी लेते हैं। साथ साथ सर, मैं एक चीज को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। हम सब मानते हैं कि हमारा संविधान खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और हम गौरव भी करते हैं, 75 साल पूरा भी हो गए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको बोलते समय और लोगों के सामने में दर्शाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारा देश का छवि दुनिया के सामने में कहीं कम तो नहीं हो रहा है क्या? आप सोच के देखिए, हम जब से आज़ादी प्राप्त हुई तब से वोटिंग राइट से लेकर के जो प्रावधान मैंने गिना है सबके लिए है। आपको पता है अमेरिका में हमारे जो ब्लैक्स जिसको कहते हैं रंग वाला, उनको वोटिंग राइट 1965 में मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, वहां उस समय बोलते थे, वही बता रहा, आप ध्यान से नहीं सुना। हिस्ट्री नहीं पढ़ा है सर, नहीं थोड़ा थोड़ा तो चलता है, मगर ये बहुत ज्यादा इंटरप्शन करते हैं। उस समय जब उनको जितने कलर्ड कम्युनिटीज है, खास करके उस समय अमेरिका में बड़े संवेदनशील मुद्दा था। 1965 में नॉन व्हाइट्स को वोटिंग राइट मिला। आप सोच के देखिए, तब तक हम लोग आज़ादी मिल करके कितने साल हो गए थे। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड 1994 में खत्म हुए और उसके बाद में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज राइट मिला। नेल्सन मंडेला पहला एक गैर सफेद नॉन व्हाइट पहले वहां में चुने हुए राष्ट्रपति बने। कनाडा में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ, रेशियल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, इनका ये प्रावधान 1960 में बना।
इंग्लैंड में 1918 में उनको वोटिंग राइट मिला, नॉन वाइट्स को। फ्रांस में 1944 में यूनिवर्सल सफरेज गारंटी मिला। कॉमनवेल्थ में 1962 में जो इंडिजिनियस वहाँ के एबोरिजिन्स वगैरह को अपना संवैधानिक अधिकार मिला। मेरा पास पूरा तथ्य है, लेकिन उतना गिन के बताने का जरूरत नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम लोग को तो जब आज़ादी मिलते ही ये सारा अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को मिला हुआ है। लेकिन कभी कभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा बात किया जाता है जैसे कि इस देश में माइनॉरिटी का कोई अधिकार ही नहीं। अगर इस देश में अखिलेश जी, आपका मैं जवाब दे दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे तो। मैं तो किसी का जवाब नहीं देना चाहता हूं आज। सर ये बात मैं माननीय मंत्री जी बोलिए। सर, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, मैं आपके सामने में बोलना चाहता हूं। सर, कुछ सर्वे है, ग्लोबल सर्वे सामने में हमने पढ़ा है, उसमें सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इन यूरोपियन यूनियन का सर्वे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में 48% लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं, ऐसा मानता है ये सर्वे का रिपोर्ट आया है। उसमें से ज़्यादातर मुसलमान धर्म को मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला का रिपोर्ट है। फ्रांस में कई डिस्क्रिमिनेशन का रिपोर्ट पेश किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसमें जो हेड स्कार्फ पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, इसको लेकर के मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ने उसको आपत्ति किया है और कहा कि ये उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। स्पेन में इंटीरियर हेड क्राइम्स, मुस्लिम के खिलाफ हेड क्राइम्स का रिपोर्ट इतना हाई है, ये भी इन्हीं का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सर, इंडोनेशिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड देश है, वहाँ में शियास और अहमदियास के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है करके रिपोर्ट में आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट में कह रहे हैं। पाकिस्तान का हालत आप जानते हैं, बांग्लादेश में जो होता है आप लोग मालूम है, अफगानिस्तान में सिखों का संख्या, हिंदूज का संख्या, ईसाई का संख्या क्या हो गया आपको मालूम है। चाहे वो तिब्बत में प्रॉब्लम हो या म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो माइनॉरिटीज का खिलाफ जुल्म होता है या कुछ दिक्कतें आते हैं, सबसे पहला देश जहां वो आते हैं संरक्षण लेने के लिए वो है भारत देश में। यहाँ सेफ है इसलिए तो आते हैं। फिर ऐसे बातें क्यों कहा जाता है कि इस देश में माइनॉरिटीज को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। माइनॉरिटी ठीक है, इंसिडेंट कहीं होता होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी इंडिविजुअल घर घर में परिवार में भी झगड़ा होते हैं, गांव में झगड़ा होते हैं। इसको भारत में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। आप गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है, मुसलमानों को दरगाह नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा बातें नहीं करना चाहिए जिससे देश का छवि को नुकसान होता है। ये मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं देश के लिए कह रहा हूं।